दोस्तों 2025 में प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सम्मेलन नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक पल होगा जो भारत की संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने का एक अवसर जिसमें न सिर्फ करोड़ों लोग अपने आध्यात्मिक सफर पर निकलेंगे बल्कि दुनिया भर के लोग भारतीय संस्कृति का जश्न मनाएंगे। इस महाकुंभ की तैयारियों में एक नए डिस्ट्रिक्ट का भी निर्माण किया जा रहा है जो यूपी का कुछ टाइम के लिए 76वां डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, जो भारत के प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को दिखाता है। 2019 के अर्ध कुंभ मेले में एक ही दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का संगम पर स्नान करना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था और अब 2025 का कुंभ इससे भी बड़ा होने की संभावना है। कुंभ मेला सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन माना जाता है। यहाँ की भीड़, व्यवस्था और लोगों की श्रद्धा एक अलग ही दृश्य पैदा करती है जो हर किसी को प्रभावित करता है। ये एक ऐसा मेला है जिसमें न सिर्फ भारतीय बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं। ये समागम भारत के प्राचीन ज्ञान और धार्मिकता की जीवंत मिसाल है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कुंभ मेले के इतिहास, ओरिजिन और इसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में, और ये भी जानते हैं कि 2025 के कुंभ मेले के लिए क्या तैयारियां हुई हैं जो कि इसे बड़ा बनाने वाली हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही पुराने समय में चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुंभ मेले का इतिहास भारत के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इस मेले की शुरुआत समुद्र मंथन की कहानी से होती है जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब समुद्र से कई अनोखी और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इस मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था और मंदरांचल पर्वत को मंथन का केंद्र बना के क्षीर सागर का मंथन किया गया था। देवता और असुर दोनों अलग अलग ओर से मंथन कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य क्रिया नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जो असीम शक्तियों और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। मंथन के शुरू होने से पहले दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ कि जो कुछ भी समुद्र से प्रकट होगा उसे दोनों बराबर में बांट लेंगे। परंतु जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता गया एक से एक अनोखी चीजें प्रकट होती गई, जैसे हलाहल विष जो समुद्र की गहराइयों से निकलकर पूरे संसार के लिए खतरा बन गया था। तभी भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण करके जगत की रक्षा की थी, जिस कारण से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था। मंथन के दौरान जो वस्तुएं प्रकट हुई उनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण थी, जैसे कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, उच्छाय श्रीवा एक 7 मुखों वाला श्वेत अश्व, कल्प वृक्ष एक इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी जो कि समृद्धि की देवी मानी जाती है। हर वस्तु अपने आप में एक अलग कथा और महत्व रखती है जो समुद्र मंथन को और भी ज्यादा रोचक बनाता है। अंत में धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश प्रकट हुआ जो अमर होने का रहस्य था, लेकिन अमृत के प्रकट होते ही देवता और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए घोर संघर्ष हो गया। असुरों ने अमृत को अपने अधिकार में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन देवता उन्हें रोकने में सफल रहे। जब असुरों और देवताओं के बीच जंग चली रही थी उसी दौरान भगवान विष्णु ने एक अति चतुर उपाय सोचा। जब देवता और असुर अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी एक अति सुंदर और आकर्षक रूप था जिसने असुरों का मन मोह लिया। मोहिनी की सुंदरता और उनके व्यवहार के आगे असुर समर्पित हो गए। उन्होंने असुरों को विश्वास दिलाया कि वो अमृत का वितरण निष्पक्ष रूप से करेंगी और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मोहिनी का ये वचन सुनते ही असुर बिना किसी शक के मान गए और उन्होंने अमृत कलश मोहिनी के हाथों में दे दिया। परंतु मोहिनी ने अपने विवेक और चतुराई का प्रयोग करके अमृत कलश हाथ में आते ही वो उसे असुरों के पास से लेकर भाग गई। और जब सारे असुर मोहिनी को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे थे तभी भागने के वक्त अमृत कलश की 4 बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी। ये जगहें थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार माता गंगा का पवित्र स्थल है। प्रयागराज में यमुना, सरस्वती और गंगा का संगम होता है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है और उसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। और नासिक गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है जो इन 4 जगहों को भारतीय इतिहास में बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। और मोहिनी अमृत कलश को असुरों के हाथों से निकाल देवताओं के पास ले आई और सभी देवता अमृत पान करके अमर हो गए। और इस प्रक्रिया में कुल 12 दिनों का समय लगा था जो इंसानों के हिसाब से 12 साल का वक्त होता है। और इसी वजह से कुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है जब जुपिटर यानी बृहस्पति, सूर्य और चांद एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आते हैं, तभी ये मेला आयोजित किया जाता है। आदि शंकराचार्य जो 8वीं सदी के एक महान धार्मिक गुरु थे, उन्होंने कुंभ मेले की परंपरा को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाया। उन्होंने भारत के अलग अलग स्थलों पर शंकराचार्य मठों का निर्माण किया और धार्मिक सम्मेलन को एक व्यवस्थित रूप दिया। तब से लेकर आज तक हर 12 साल पर हर एक स्थल पर अपना अपना पूर्ण कुंभ मेला होता है और 6 साल पे एक अर्ध कुंभ मेला भी लगाया जाता है और ये 4 जगहों पे चक्कर लगाता रहता है। प्रयागराज का ये महाकुंभ जो 2025 में होने वाला है, ये कोई आम महाकुंभ नहीं जो 12 साल में एक बार हो रहा है, बल्कि 144 साल बाद होने
वाला पहला पूर्ण महाकुंभ होगा, जो हर 12 महाकुंभ के बाद होता है। आखिरी बार ऐसा कुंभ साल 1881 में हुआ था, जो इस 2025 के महाकुंभ की विशेषता को और भी ज्यादा महत्व देता है। ये समागम न केवल धार्मिक महत्वता रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावित करता है। ग्रहों की स्थिति और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इसका समय निर्धारित होता है, जो भारत के प्राचीन ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। आज का कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेनन बन चुका है। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। इस मेले का प्रबंधन एक इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का चमत्कार है। 2019 के अर्ध कुंभ मेले में लगभग 240 मिलियन यानी 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें फॉरेन टूरिस्ट की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ थी। कुंभ के दौरान प्रयागराज में एक नई टेम्परेरी सिटी बनाई जाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े टेंट सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ हर तरह की व्यवस्था होती है, भोजन, स्वच्छता, मेडिकल सेवाएं और सुरक्षा का ऐतिहासिक प्रबंधन भी। पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा है, चाहे वो ड्रोन सर्विलेंस हो या रियल टाइम क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम्स। 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया जा रहा प्रयागराज का ये महाकुंभ, जो 2025 में होने वाला है, सिर्फ एक धार्मिक समागम ही नहीं, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल का प्रदर्शन भी करेगा, जो भारत के प्रबंधन और टेक्नोलॉजी का मिलन दर्शाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस बार का कुंभ एक नए स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करने वाला है। नए प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स, पब्लिक यूटिलिटीज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का विशेष ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिटी नहीं होगी, बल्कि भारत की प्रैग्मेटिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का एक उदाहरण भी होगी। इस बार के कुंभ में स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से उपयोग होगा। पूरे मेला स्थान पर IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं, जो भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सैनिटेशन के लिए काम करेंगे। ड्रोन सर्विलियंस और AI बेस्ड क्राउड एनालिटिक्स से हर विजिटर का डाटा रियल टाइम ट्रैक होगा, जिससे किसी भी तरह की आवश्यकता और समस्या का तुरंत प्रबंधन हो सके। वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स और इको फ्रेंडली सैनिटेशन सिस्टम्स का निर्माण हो रहा है, जो न सिर्फ मेले के दौरान बल्कि उसके बाद भी प्रयागराज की स्थायी सुविधाओं में योगदान देगा। ई-रिक्शा और बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट का भी विशेष प्रबंधन किया गया है, जो पॉल्यूशन फ्री और एनर्जी एफिशिएंट होंगे और इधर से उधर लोगों को पहुंचाने में काफी ज्यादा मदद करेंगे, जिसमें उन्हें अपनी पर्सनल गाड़ियां यूज नहीं करनी पड़ेगी, जो एफिशिएंसी के साथ साथ पॉल्यूशन को भी बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। कुंभ के माध्यम से भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। इस समागम के दौरान टूरिस्ट इंडस्ट्री की एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी जाती है, जो लोकल वेंडर्स से लेकर बड़े बड़े बिजनेसेस तक को सबके लिए लाभदायक और सबके लिए फायदेमंद होती है। 2025 के कुंभ के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है, जो प्रयागराज और पूर्वांचल के डेवलपमेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इनकी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। वैश्विक स्तर पर कुंभ मेला भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रतीक बन गया है। दुनिया भर के देश भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी को अनुभव करते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी और यूनिटी के संदेश को समझने का अवसर मिलता है। इस बार का कुंभ भारत के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया कैंपेन्स का भी एक आदर्श बनेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कुंभ के दौरान लोगों के योग और ध्यान के प्रति रुचि बढ़ रही है। स्पेशल मेडिटेशन डोम्स और स्पेशल थेरेपी जोन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि इनका स्पेशल प्रबंधन किया गया है, जो लोगों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करेंगे। ये इनिशिएटिव्स कुंभ को सिर्फ एक धार्मिक समागम ही नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल वेलनेस फेस्टिवल का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो ये समय बृहस्पति और सूर्य का एक विशेष योग का है, जो स्नान को अत्यंत शक्तिशाली और पुण्य कारक बनाता है। कुंभ के दौरान संगम पर स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन जाता है। संत समाज और धार्मिक गुरु भी इस मेले को एक महाआध्यात्मिक उत्सव के रूप में देखते हैं और इसीलिए बड़े बड़े नागा साधु ग्रुप्स और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पहुंचते हैं इसी मेले के दौरान। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस मेले की चर्चाएं हो रही हैं। लगभग 100 देशों से लोग इस महासमागम का हिस्सा बनने के लिए आएंगे। प्रयागराज में होने वाले इस समागम के लिए जितना विस्तार और प्रबंधन हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। एक और रोचक बात यह है कि 2025 के महाकुंभ में नए रिकॉर्ड बनने की संभावना लगाई जा रही है। इस बार हो सकता है कि महाकुंभ में 42 से 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के स्थान पर देखे जाए सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर, जो कि भारत की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 होता है और काफी अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएगा और ये समागम न सिर्फ इंडिया की धार्मिक स्थिति को दिखाएगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि इंडिया की संस्कृति और इंडिया का कल्चर धीरे धीरे कितना बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में फॉरेन टूरिस्ट के बीच भी फैलता जा रहा है। दोस्तों, प्रयागराज का 2025 महाकुंभ एक फेस्टिवल है, जो भारत की प्राचीन संस्कृति और आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम प्रदर्शित करेगा। ये एक मिसाल होगा कि भारत अपने इतिहास को कैसे सम्मानित करते हुए भविष्य के नए रास्ते को मजबूत करते हुए उस पर चल पड़ा है। हर श्रद्धालु के लिए ये एक आध्यात्मिक सफर है, जो उन्हें न सिर्फ अपने अस्तित्व के मूल तक ले जाएगा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े त्योहार का हिस्सा बनने का भी एक अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों, क्या आप 2025 के महाकुंभ में जाएंगे या फिर जाने का प्लान बना रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस अद्भुत त्योहार का महत्व समझ पाएं। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।